तो हीट ट्रांसफ़र में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे हीट एंड टेम्परेचर स्केल्स के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम लोग को कोई भी किसी भी स्केल हीट, पहले हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, हीट एंड टेम्परेचर स्केल के बारे में, ठीक है। हीट एंड टेम्परेचर स्केल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और इसमें हम लोग सबसे पहले तो ये पढ़ेंगे कि दो स्केल्स को आपस में इंटर कन्वर्ट कैसे किया जाता है। तो जैसे मान लो कि ये सेल्सियस का स्केल हो गया, ये फ़ारेनहाइट का स्केल हो गया और ये केल्विन का स्केल हो गया, ठीक है। तो अपर पॉइंट हम लोग ने कुछ माना, एक लोअर पॉइंट माना, ठीक है। जो अपर पॉइंट होता है वो होता है बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। और जो नीचे वाला होता है वो होता है आइस पॉइंट, ठीक है। अब क्योंकि ये डिग्री सेल्सियस है, ये फ़ारेनहाइट है और ये केल्विन है, तो डिग्री सेल्सियस वाला जो है उसमें 100 डिग्री पे होता है और फ़ारेनहाइट में जो होता है वो 212 पे बॉइलिंग पॉइंट होता है। और फिर जो केल्विन होता है उसमें 373.15 केल्विन पे होता है, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट। और ये तो 0 डिग्री सेल्सियस, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और 273.15 केल्विन पे ये आइस पॉइंट होता है। मतलब यहाँ पे बर्फ़ जम जाती है, यहाँ पे पानी बॉयल हो जाता है, ठीक है। अब हम लोग को अगर चेंज करना है ना, तो सबसे पहले हम लोग सिंपली कोई भी एक ऐसे यहाँ पे सी टेम्परेचर मान लेते हैं, यहाँ पे एफ़ टेम्परेचर, यहाँ पे के। तो किसी भी स्केल के लिए कोई भी कैसा भी कोई नया स्केल भी अगर हम लोग को दे दे टेम्परेचर का, तो हम लोग को सिंपली क्या करना रहता है कि कोई भी जो ये सी माइनस, हम लोग ये चीज़ हमेशा किसी भी स्केल के लिए कांस्टेंट है जो अभी लिखने जा रहे हैं, सी माइनस आइस पॉइंट अपॉन बॉइलिंग पॉइंट माइनस आइस पॉइंट इज इक्वल्स टू एफ माइनस आइस पॉइंट अपॉन बॉइलिंग पॉइंट माइनस आइस पॉइंट इज इक्वल्स टू के माइनस आइस पॉइंट अपॉन बॉइलिंग पॉइंट माइनस आइस पॉइंट। तो जैसे सेल्सियस स्केल के बारे में बात करें तो सी माइनस डिग्री सी एफ के जो है ना वो टेम्परेचर्स हैं, मतलब सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन स्केल पे। तो ये सी माइनस आइस पॉइंट क्या है, सेल्सियस का 0 है, अपॉन बॉइलिंग पॉइंट माइनस आइस पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट 100 है, आइस पॉइंट 0 है। फ़ारेनहाइट में क्या है, आइस पॉइंट 32 है, बॉइलिंग पॉइंट है 212 और आइस पॉइंट है 32। और केल्विन में जो आइस पॉइंट है दैट इज़ 273.15 और जो बॉइलिंग पॉइंट है वो है 373.15। आइस पॉइंट जो यहाँ पे होगी वो हो जाएगी 273.15। इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, c बाय 100 इज इक्वल्स टू एफ माइनस 32 बाय, ये कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा, है ना। और फिर हम लोग ये k माइनस 273.15 अपॉन 100 हो जाएगा। तो अब अगर हमें सेल्सियस में दे दिया और पूछा है कि केल्विन फ़ारेनहाइट में निकालो, तो हम लोग यहाँ पे सिंपली वैल्यू डाल देंगे और फ़ारेनहाइट में आंसर निकल जाएगा। और जैसे निकालना है कि मान लो कि केल्विन और सेल्सियस के बीच में रिलेशन निकालना है, तो देखो 100 कैंसिल हो जाएगा। तो c प्लस 273.5 273.15 करेंगे तो केल्विन का आ जाएगा। तो ये जो मेन पॉइंट है, ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, ये किसी भी स्केल के लिए वैलिड है। इससे हम लोग किसी भी स्केल का टेम्परेचर, बॉइलिंग पॉइंट, जैसे सेल्सियस को कोई इमेजिनरी स्केल मान लेते हैं हम लोग, और उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हम लोग मान लेते हैं 200 और 200 T मान लेते हैं। और जो आइस पॉइंट है ना वो है 110 T। तो बस हम लोग यहाँ पे एक T टेम्परेचर ले लेंगे, तो इसके लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, T माइनस आइस पॉइंट, T माइनस 10 अपॉन डिफरेंस बिटवीन बॉइलिंग पॉइंट एंड आइस पॉइंट, T-10 अपॉन 200 - 10। ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा। अगर हम लोग इसको देखना चाहें कि ये सेल्सियस में कितना होगा टी टेम्परेचर, तो इसको हम लोग इसके बराबर कर देंगे कि C माइनस आइस पॉइंट, C-0 अपॉन बॉइलिंग पॉइंट माइनस आइस पॉइंट, T-10 अपॉन 190 इज इक्वल्स टू C बाय 100। तो अपना T आ जाएगा कि C बाय 100 इंटू 190 प्लस T, 19C बाय 10 प्लस 10।
तो अगर हम लोग के पास सेल्सियस में कोई ऐसे टेम्परेचर दे दिया है तो हम लोग अपने इमेजिनरी टेम्परेचर स्केल पे उसकी वैल्यू मिल जाएगी। और सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के बीच का रिलेशन जो होता है वो होता है C/5 = F-32/9। ये रिलेशन होता है फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का। और हम लोग देखें कि सेल्सियस और केल्विन का अगर देखें, C = 273 प्लस केल्विन, सॉरी ये केल्विन = 273 प्लस सेल्सियस। हम लोग केल्विन में टेम्परेचर अगर सेल्सियस में दिया है उसमें 273 ऐड कर दो तो केल्विन का टेम्परेचर आ जाता है। अब एक और टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं कि जैसे पूछ लेगा कि अगर सेल्सियस सेंटीग्रेड वाले स्केल पे 100 डिग्री सेल्सियस का चेंज आया टेम्परेचर में तो केल्विन में कितने का आएगा या फ़ारेनहाइट में कितने आएगा। तो उसको हम लोग इस तरह सॉल्व करते हैं। सेल्सियस का ले लिया, बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा, एक आइस पॉइंट हो जाएगा। ये डिग्री सेल्सियस का है तो ये 100, 0, और ये फिर डिग्री फ़ारेनहाइट आता है 212 और 32। केल्विन की बारी आती है तो 373.15 और फिर 273.15। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि इनके बीच का जो डेल्टा है ना टेम्परेचर, इनके बीच का जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस। इनके बीच का क्या है, 180 डिग्री सेल्सियस। इनके बीच का क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो अगर हम लोग इससे कह सकते हैं कि जो 100 डिग्री सेल्सियस चेंज है सेंटीग्रेड में, दैट इज़ इक्वलेंट टू 180 फ़ारेनहाइट, 180 डिग्री फ़ारेनहाइट चेंज इन फ़ारेनहाइट स्केल, विच इज़ इक्वल्स टू 100 केल्विन, 100 केल्विन चेंज इन केल्विन स्केल। तो इसीलिए अगर हम लोग का होता है ना कि अगर 1 डिग्री पूछा जाता है क्वेश्चन कि अगर 1 डिग्री चेंज हुआ है टेम्परेचर सेल्सियस में तो कितना होगा केल्विन में, तो देख लो कि यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस = 100 केल्विन। तो मतलब अगर 1 डिग्री का चेंज होता है, 1 डिग्री का चेंज होता है सेल्सियस में तो 1 डिग्री का केल्विन में भी होगा। और यहाँ पे अगर हम लोग देख ले कि जैसे सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में क्या डिफरेंस आएगा, तो अगर 100 डिग्री सेल्सियस चेंज हुआ तो 180 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर है, मतलब कि 1 डिग्री सेल्सियस का चेंज 1.8 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर है फ़ारेनहाइट स्केल पे। ये तो ये भी हमें इम्पोर्टेंट याद रखना चाहिए, है ना। हम लोग को C/5 = F-32/9 ये लर्न कर लेना चाहिए। और ये लर्न कर लेना चाहिए कि कोई भी टेम्परेचर माइनस आइस पॉइंट अपॉन बॉइलिंग पॉइंट माइनस आइस पॉइंट, ये हमेशा किसी भी स्केल के लिए कांस्टेंट रहेगा। कोई 2 स्केल ले लो, उन दोनों पे ऐसे अप्लाई कर दो, उन दोनों के बीच का रिलेशन हम लोग को आराम से मिल जाएगा। और 1 डिग्री सेल्सियस = 1.8 डिग्री फ़ारेनहाइट चेंज, और 1 केल्विन = 1 डिग्री सेल्सियस = 1 केल्विन चेंज। ये बस इम्पोर्टेंट है इसमें। अब बात आती है थर्मल एक्सपेंशन। ठीक है, ये 3 टाइप का होता है, लीनियर, एरियल और वॉल्यूम। ठीक है, अगर कोई रॉड L लेंथ की है, ठीक है, और वो T टेम्परेचर पे है, ठीक है, तो अगर उसका हम लोग टेम्परेचर ΔT से इंक्रीज़ कर देंगे तो उसकी जो नई लेंथ हो जाएगी, उसकी जो चेंज इन लेंथ होगी वो तो कुछ बढ़ जाएगी, है ना। जैसे कि ये पहले इतनी थी तो अब कुछ इतनी हो जाएगी, ये चेंज इन लेंथ ΔL आ गई। और इस ΔL की वैल्यू जो होती है वो L अल्फ़ा ΔT के बराबर होती है। अल्फ़ा यहाँ पे क्या होता है कि अल्फ़ा को हम लोग कहते हैं कि कोफिशेंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, कोफिशेंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन होता है ये। और यहाँ पे हम लोग ये भी देख सकते हैं कि इसकी वैल्यू बहुत छोटी होती है, × 10⁻⁵। इसका मतलब क्या होता है, जैसे कि अगर बोला जाए कि अल्फ़ा ऑफ स्टील इज़ 10⁻⁵, ठीक है, तो इससे हम लोग को ये पता चलता है कि अगर 1 मीटर स्टील की कोई वायर है, ठीक है, और उसमें उसका टेम्परेचर अगर 1 डिग्री सेल्सियस से हम लोग चेंज करते हैं तो
उसकी जो इंक्रीज इन लेंथ होगी ना वो 10⁻⁻⁵ मीटर होगी। मतलब कि अगर ओरिजिनली 1 मीटर थी तो 1 डिग्री सेल्सियस चेंज करने पे उसकी जो लेंथ हो जाएगी वो 1 + 10⁻⁻5 मीटर हो जाएगी। ये होता है इसका मतलब। अब बात आती है एरियल एक्सपेंशन की। अब तो हाँ, इसमें एक और चीज़ आती है लीनियर एक्सपेंशन में कि अगर एल ओरिजिनल लेंथ थी तो टेम्परेचर इंक्रीज होने के बाद एल इंटू 1 + α∆T के बराबर हो जाएगी न्यू लेंथ इसके बराबर हो जाएगी। और जैसे एरियल एक्सपेंशन में भी ऐसे ही होता है। अगर ए ओरिजिनल एरिया था तो ए इंटू 1 + β∆T, यहाँ बीटा इज कोफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन। और वॉल्यूम वाले में भी ऐसे ही होता है कि अगर वॉल्यूम इनिशियली वी थी तो अगर ∆T टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो हम लोग के पास जो नई वॉल्यूम हो जाएगी वो 1 + γ∆T हो जाएगी। मतलब चेंज इन जो वॉल्यूम है वो v γ∆T के बराबर हो जाएगी। और इसमें एक और चीज़ है कि अगर लीनियर, मान लो कि जैसे कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन की वैल्यू अल्फ़ा है तो अल्फ़ा बीटा गामा है, ये लीनियर है, ये एरियल है, ये वॉल्यूमेट्रिक है। ठीक है, तो अगर ये अल्फ़ा है तो अगर लीनियर की वैल्यू अल्फ़ा है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन की, तो एरियल एक्सपेंशन की वैल्यू 2α हो जाएगी और वॉल्यूमेट्रिक की 3α हो जाएगी। ये एक प्रॉपर्टी होती है। जो क्वेश्चन होते हैं वो वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन पे ज़्यादा आते हैं। वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन जो उसमें कोफिशिएंट रहता है वो गामा होता है। तो गामा पे एक ग्राफ आता है कि गामा और टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो गामा में कैसा वेरिएशन आएगा। तो इनिशियली तो बहुत राइज होता है, इनिशियली स्टीप राइज होता है, बट जब टेम्परेचर बहुत लार्ज हो जाता है तो फिर वो कांस्टेंट हो जाता है। जैसे कि इनिशियली मान लो कि 200 केल्विन पे स्टीप राइज चल रहा है। ठीक है, मगर फिर जब हाई टेम्परेचर हो जाएगा जैसे 500 केल्विन, तो फिर उसके बाद फिर वो लगभग कांस्टेंट ही रहता है। और ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि गामा टेम्परेचर के साथ वेरी कर रहा है, जैसे गामा इज इक्वल्स टू T² + 3 बोल दिया। ठीक है, और हम लोग से पूछ लिया कि ∆V की वैल्यू क्या होगी, कि फाइंड ∆V। ठीक है, तो हम लोग सिंपली कर देंगे ∆V क्या होता है, V γ∆T। तो dV की वैल्यू क्या हो, dV इज इक्वल्स टू V γ∆dt। तो dV इज इक्वल्स टू, हम लोग ∆V को स्मॉल चेंज मान लेते हैं dV, और ये V ओरिजिनल है तो V और गामा की वैल्यू हम लोग को क्या दी है, T² + 3 dt। बस dV/V इज इक्वल्स टू T² + 3 dt। अब दोनों साइड इंटीग्रेट कर देंगे, इनिशियली V थी और फिर वो V' हो जाएगी, जो नई वॉल्यूम है V' हो जाएगी। और फिर इनिशियली जो टेम्परेचर था वो कितना अपने को दिया था, 0। मतलब जो भी टेम्परेचर, मान लो कि 25 दिया था पहले टेम्परेचर, और फिर वो फाइनली जाके 60 केल्विन पे, 25 केल्विन पे था, वो 60 केल्विन पे पहुंच गया। तो हम लोग वहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। बट ये चीज़ ध्यान रखनी है, जो टेम्परेचर है वो हमेशा केल्विन में ही होगा। तो अब अपने पास अब जो केस आता है वो होता है बायोमेटालिक स्ट्रिप का। तो इसमें दो अलग अलग सब्सटेंसेस की स्ट्रिप ली जाती है, उनको आपस में ऐसे जोड़ दिया जाता है। ठीक है, और मान लो T टेम्परेचर था, ∆T टेम्परेचर उनको इंक्रीज़ करते हैं। ठीक है, तो वो आपस में ऐसे मुड़ जाएंगी, ऐसे करके ऐसे मुड़ जाती है। ठीक है, तो फिर मुड़ने के बाद क्या है कि जैसे ऊपर वाला जैसे कॉपर है, अंदर वाला ब्रास है, तो कॉपर का जो अल्फ़ा है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ब्रश, तभी तो वो ज़्यादा मुड़ गया है। अब ये दोनों मुड़ने के बाद एक एंगल सबटेंड करते हैं। ठीक है, अब हम लोग ये कह सकते हैं कि जैसे कि इनकी इनिशियल लेंथ दोनों की तो बराबर है L। ठीक है, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जो इंक्रीज़ इन लेंथ होगा वो क्या होना चाहिए, जैसे कि कॉपर का जो था L लेंथ थी, तो इंक्रीज़ होने के बाद उसकी वैल्यू 1 + α∆C ∆T के बराबर हो जाएगा कॉपर के लिए। और ब्रास की बात करें तो 1 + α∨B∆T, ये ब्रास के लिए हो जाएगा। ठीक है, और हम लोग ये भी देख सकते हैं कि जो ब्रास का जो इंक्रीज़ इन लेंथ है
उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, आर थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि लेंथ ऑफ द सेक्टर आर थीटा होता है ना। और कॉपर का हम लोग देखें तो आर आर प्लस टी थीटा लिख सकते हैं, आर प्लस टी इंटू थीटा, आर प्लस टी इंटू थीटा। तो हम लोग ये इसमें से ये कह सकते हैं कि एल इंटू वन प्लस एल्फा सी डेल्टा टी अपॉन एल वन प्लस एल्फा बी डेल्टा टी की जो वैल्यू होगी वो आर प्लस टी, यहाँ से क्योंकि इसके सामने ये रख देंगे, आर प्लस टी थीटा अपॉन आर थीटा के बराबर हो जाएगा, है ना। और फिर यहाँ से हम लोग एल एल तो कट जाएगा, वन प्लस एल्फा सी डेल्टा टी अपॉन वन प्लस एल्फा बी डेल्टा टी इज इक्वल्स टू, थीटा थीटा भी कैंसिल हो जाएगा, आर से क्या हो जाएगा, वन प्लस टी बाय आर हो जाएगा। अब क्योंकि यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू बहुत छोटी होती है, हमने बताया था वीडियो की शुरुआत में, तो हम लोग इसको ऊपर ले जा सकते हैं, ठीक है। ऊपर ले जाते हैं, वन एल्फ़ा सी डेल्टा टी वन प्लस एल्फ़ा बी डेल्टा टी की पावर -1, ठीक है। अब वन प्लस एन एक्स वाला फॉर्म होता है, वन प्लस एक्स की पावर एन है, और अगर एक्स बहुत छोटा है वन से, तो हम लोग इसको वन प्लस एन एक्स अप्रॉक्सीमेटली वन प्लस एन एक्स लिख सकते हैं। तो वही हम यहाँ पे भी करते हैं कि वन प्लस एल्फ़ा सी डेल्टा टी और माइनस यहाँ पे ले आएंगे, क्योंकि अल्फ़ा की वैल्यू 10 की पावर -5 -6 के बराबर होती है, तो ये वन से तो बहुत छोटा हो जाएगा ये पूरा ये वाला पार्ट। तो वन माइनस एल्फ़ा बी डेल्टा टी, ठीक है। फिर इन दोनों को इन दोनों इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, वन प्लस टी बाय आर, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग देख ले इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, वन प्लस वन माइनस एल्फ़ा बी डेल्टा टी प्लस एल्फ़ा सी डेल्टा टी माइनस एल्फ़ा बी एल्फ़ा सी डेल्टा टी स्क्वायर, ठीक है। तो अब एल्फ़ा बी इंटू एल्फ़ा सी वाला टर्म आ रहा है यहाँ पे, ये तो लगभग ज़ीरो के बराबर हो जाएगा, और तो बचता है अपने पास वन माइनस एल्फ़ा बी डेल्टा टी प्लस एल्फ़ा सी डेल्टा टी। तो बस हम लोग इसको किसके बराबर कर देंगे, वन प्लस टी बाय आर के बराबर कर देंगे। यहाँ वन से वन कैंसिल हो जाएगा, और फिर अपने पास आ जाएगा डेल्टा टी अल्फ़ा सी माइनस अल्फ़ा बी इज इक्वल्स टू टी बाय आर। तो इससे हम लोग के पास जो रेडियस बनेगा इस मेटालिक स्ट्रिप का, वो अपने पास आ जाएगा, आर इज इक्वल्स टू टी अपॉन डेल्टा टी अल्फ़ा सी माइनस अल्फ़ा बी। ये मतलब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट टाइप का भी है, इस पर क्वेश्चन भी आ चुका है। तो हम लोग इसमें कंसिडर करते हैं अंदर वाली लेंथ इंक्रीज, और फिर बाहर वाली लेंथ, ये बीच वाली नहीं करते हैं। तभी तो हम लोग ने आर थीटा लिया था, और उसको इंक्रीज इन लेंथ ऑफ द ये ब्रास वाला था, तो इंक्रीज इन मतलब जो इलोंगेटेड लेंथ है उसको हम लोग ने ये वाला लिया था, अंदर वाला आर थीटा। अब दूसरा हम लोग के पास आता है डिफेक्ट इन मेटालिक स्केल, ठीक है। मान लो कि कोई मेटालिक स्केल था 0 से 100, ये उसकी ओरिजिनल लेंथ थी, है ना, मतलब 100 सेंटीमीटर उसकी ओरिजिनल लेंथ थी। अब क्या होता है कि हीट उसको प्रोवाइड करी जाती है, ठीक है, उसका टेम्परेचर टी से टी प्लस डेल्टा टी कर दिया जाता है, ठीक है। तो अब वो इलोंगेट हो जाएगा। तो अब जहाँ पे पहले अब मतलब कि अगर फिर हम लोग इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो डिस्टेंसेस हैं वो शॉर्टर मेजर करेगा, कि अगर हम लोग उससे बोले कि इस स्केल को उठाएं और फिर मेजर करना हो कि इस स्केल का लेंथ क्या है, तो मान लो कि जैसे यहाँ पे 60 आ रहा है, तो अब हम लोग ने इसको मेजर करा, इस स्केल को हम लोग ने इससे मेजर करा, तो अब ये वाला स्केल तो इसको दिखाएगा कि 60 सेंटीमीटर है। तो इसका मतलब कि जो ओरिजिनल जो मतलब ट्रू रीडिंग हो जाएगी, ट्रू रीडिंग की जो वैल्यू हो जाएगी, दैट विल बी इक्वल टू न्यू लेंथ माइनस इंक्रीज इन लेंथ ऑफ स्केल। जितना इंक्रीज हुआ, मान लो जैसे ये 40 इंक्रीज हुआ, तो हम लोग जो ट्रू रीडिंग होगी ना, मान लो कि ट्रू रीडिंग जो होगी वो न्यू लेंथ, मतलब कि ट्रू रीडिंग मतलब जो हम लोग ने बड़े वाले स्केल से मेजर करा है, कि बिग स्केल रीडिंग
माइनस इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ स्केल। जैसे कि यहाँ पे मान लो कि स्केल 100 मेजर करता है, ठीक है, मान लो कि 100 मेजर कर रहा है, तो नहीं, जैसे कि यहाँ पे हम लोग ने देखा कि 60 मेजर हो रहा है, 60। तो ट्रू रीडिंग हम लोग देखते हैं, ट्रू रीडिंग इज इक्वल्स टू 60, सॉरी यहाँ पे प्लस होना चाहिए, देखते हैं कैसे, 60। और इंक्रीज इन लेंथ क्या है, 40 है, तो 40, ये अपना बिग स्केल पे आया, ठीक है, और ये इलोंगेशन हो गया, तो अपनी वैल्यू 100 सेंटीमीटर आ गई। और असलियत में भी ये वाला जो स्केल है उसकी लेंथ 100 सेंटीमीटर के बराबर है। तो अगर हम लोग का स्केल जो है वो टेम्परेचर की वजह से बढ़ रहा है, तो हम लोग जो ट्रू रीडिंग होगी उसको हम लोग से मेजर्ड रीडिंग प्लस इलोंगेशन से कैलकुलेट कर लेंगे। और अगर श्रिंक हो रहा है, मान लो कि ऐसे श्रिंक हो गया, तो हम लोग बिग स्केल रीडिंग को इलोंगेशन से माइनस कर देंगे, तो अपने पास ट्रू रीडिंग आ जाएगी। अगर जैसे कि स्केल मान लो कि जैसे ये था, तो फिर ये हो गया, तो फिर इस केस में हम लोग ये करेंगे। अब बारी आती है पेंडुलम डिफेक्ट की। पेंडुलम डिफेक्ट में क्या रहता है, जैसे कि कोई पेंडुलम है, उसकी लेंथ एल है, ठीक है, अब उसको हीट करा, कुछ वजह से टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ, तो उसकी लेंथ अब एल प्लस डेल्टा एल हो गई, ठीक है। तो हम लोग देख सकते हैं कि पहले वो ऑसिलेशन ऐसे 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 कर रहा था, उसको मान लो टी टाइम लग रहा था फॉर वन ऑसिलेशन, ठीक है। अब वो क्या करेगा, ऐसे 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 ऐसे, तो उसको जो टाइम लगेगा वो ज़्यादा होगा एज एज़ कम्पेयर टू जो टी डैश, उसको टाइम लगेगा एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में, वो ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू ये वाला टाइम। मतलब टी डैश विल बी ग्रेटर देन टी, क्योंकि वो लंबा हो गया है, तो ऐसे धीरे धीरे धीरे। और मान लो कि श्रिंक कर जाता है, ठीक है, मान लो ऐसा हो जाता है, तो एकदम जल्दी 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 ऐसे होने लगता है, तो टी डबल डैश मान लेते हैं एक टाइम पीरियड, तो टी डबल डैश की जो वैल्यू है दैट विल बी लेस देन टी। और सब फॉर्मूलेबाजी करने के बाद जो हम लोग के पास फाइनली रिजल्ट आता है कि अगर श्रिंक हो गया या एलोंगेट हो गया, तो वन ऑसिलेशन, मतलब कि वन टाइम पीरियड में कितना डिफेक्ट आएगा टाइम का, तो डेल्टा टी की वैल्यू हो जाती है अपने पास 1/2 टी, ये ओरिजिनल टाइम पीरियड, इंटू अल्फा डेल्टा थीटा। थीटा इज द चेंज इन टेम्परेचर, अल्फा तो अपना कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन होता है, और ये टी ओरिजिनल टाइम पीरियड है, और ये जो डेल्टा टी है ना, दैट इज चेंज कि बल्कि कहेंगे डिफेक्ट इन टाइम पीरियड, डिफेक्ट इन वन टाइम पीरियड। अगर मान लो कि जैसे लेंथ बढ़ जाती है, लेंथ ऐसे बढ़ गई, तो एक टाइम पीरियड में जो डिफेक्ट होगा उसकी वैल्यू ये हो जाएगी, ठीक है। और मान लो कि जैसे श्रिंक कर गया, तो एक एक टाइम पीरियड में जो डिफेक्ट आएगा टाइम का, वो इसके बराबर होगा 1/2 टी अल्फा डेल्टा थीटा, 1/2 टी अल्फा डेल्टा थीटा, 1/2 टी अल्फा डेल्टा थीटा, ये याद रखना है। और अगर बोल दिया जाए कि एक दिन में कितना डिफेक्ट आ रहा है, तो हम लोग को कुछ नहीं करना है, बस अगर हम लोग से पूछा है कि एक डे में, एक दिन में, टाइम पीरियड में, एक 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 दिन में टाइम पीरियड में पूरा कितना चेंज आ जाता है, मतलब कितना डिफ्लेक्ट हो जाएगा, कि पूछ लेगा कि एक दिन में कितना चेंज आ सकता है। मान लो कि एक दिन में घड़ी कितना गलत टाइम दिखा सकती है, तो हम लोग ये कह देंगे कि एक टाइम पीरियड में वो डेल्टा टी का गलती कर रही थी, तो एक सेकंड में डेल्टा टी अपॉन टी की गलती करेगी। और एक दिन में डेल्टा टी बाई टी इंटू 36400 टाइम की गलती करेगी।
36400, ये ऐसे हम लोग 1 दिन या 12 घंटा या 5 घंटा इस तरह हम लोग निकाल सकते हैं।